गोरी घमंडी जेठानी। संगीता अपने छोटे बेटे भुवन की शादी मेघा नाम की लड़की से करवाती है। मेघा रंग रूप से काली होती है, लेकिन मेघा के संस्कार और आदतों से मेघा संगीता को पहली ही नजर में पसंद आ जाती है। इसीलिए संगीता ज्यादा देर न करते हुए मेघा और भुवन की शादी करवा देती है। शादी के बाद संगीता बड़े ही प्यार और अच्छे तरीके से मेघा का गृह प्रवेश करती है। गौतमी बहू, मैंने अंदर किचन में अंगूठी की रस्म के लिए दूध रखा हुआ है, उस दूध को कांच के बर्तन में डालकर ले आ। ठीक है माँ जी। इतना सारा दूध? अब माँ जी उस कौवे जैसी काली शक्ल वाली पर इतना दूध बर्बाद करेंगी? ये दूध तो मैं अपने उपटन बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। पता नहीं माँ जी को भी पूरी दुनिया में मेरी देवरानी बनाने के लिए यही कल्लो मिली। अरे मेरा एक स्टैंडर्ड है, लोग मुझे काली देवरानी की जेठानी बोलकर बुलाएंगे। इससे मेरी कितनी इंसल्ट होगी। मैं भी देखती हूँ मेरी काली देवरानी कब तक इस घर में टिकती है। अगर मैंने भी इसे घर से निकाल न दिया तो मेरा नाम भी गौतमी नहीं। गौतमी दिखने में काफी सुंदर और गोरी होती है। इतनी सुंदर और गोरेपन की वजह से गौतमी के अंदर घमंड चूर चूर कर भरा होता है। गौतमी कभी भी काले रंग वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, लेकिन जब गौतमी को ये पता चलता है कि उसकी होने वाली देवरानी का रंग काला है तो वो चिढ़ने लगती है। गौतमी को उसकी देवरानी मेघा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसीलिए अब वो उसे इस घर से निकालने का प्लान बनाती है। गौतमी बर्तन में दूध ले जाने के बजाय अपने आंगन के पीछे से कीचड़ लाकर उस बर्तन में रख देती है और ले जाकर अपनी सास को दे देती है। गौतमी, मैंने तुझे बर्तन में दूध लाने को कहा था और तू इसमें कीचड़ उठा कर ले आई। तुझे दूध और कीचड़ में फर्क नजर नहीं आता क्या? माँ जी, मैं नहीं चाहती थी कि इस कौवे जैसी पर हम दूध बर्बाद करें, इसीलिए मैंने दूध की जगह बर्तन में कीचड़ डाल दिया। वैसे भी ये इस कीचड़ के ही लायक है। तुझे शर्म नहीं आती अपनी देवरानी को ऐसा कहते हुए? यही संस्कार है हमारे घर के। भूल मत, बहू हमारे खानदान में कितना नाम है। तेरी इन हरकतों से सबके सामने मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है। भूल तो आप गई हो माँ जी कि किसकी क्या औकात है। क्या नहीं इस काली लड़की को आप इतने बड़े घर की बहू बनाकर ले आई हो? इसकी औकात तो हमारे घर में काम करने की भी नहीं है। इसका रंग देखा है? एक कौवे भी इससे सुंदर ही लगता होगा। मुझे ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतना कहकर गौतमी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। गौतमी की बात सुनकर मेघा को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। मेघा बहू, चुप हो जा, रो मत तू। गौतमी की बातों का बुरा मत मान, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। अगर तुझे यहाँ किसी भी बात की कोई परेशानी हो तो तू मुझे अपनी माँ समझकर सब कुछ बता दियो। संगीता की बात सुनकर मेघा को थोड़ी राहत मिलती है। मेघा के घर में आते ही गौतमी घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती है और पूरा दिन बस टीवी के सामने बैठकर आराम करती है। बेचारी मेघा को ही घर के सारे कामकाज करने पड़ते हैं, लेकिन मेघा बिना किसी से शिकायत करे सभी कामों को कर लेती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है। एक दिन काम करते करते मेघा चक्कर खा कर नीचे गिर जाती है, जिस वजह से संगीता और भुवन जल्दी से मेघा को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर मेघा का अच्छे से चेकअप करता है। डॉक्टर के चेकअप करने पर पता चलता है कि मेघा माँ बनने वाली है। किसी की नजर न लगे मेरी बहू को। मेघा बहू, तूने तो मेरा दामन पूरा खुशियों से भर दिया। भगवान करे तुझे और तेरे होने वाले बच्चे को मेरी भी उम्र लग जाए। माँ जी, आपकी खुशी अब दुगनी होने वाली है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक आपकी बहू एक नहीं 2 बच्चों की माँ बनने वाली है। डॉक्टर की बात सुनकर परिवार की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, लेकिन जब ये बात गौतमी को पता चलती है तो वो मेघा से और जलने लगती है। सब खुश तो ऐसे हो रहे हैं जैसे कि बच्चा इनकी गोद में खेल रहा है। अब इस काली की तरह उसके होने वाले बच्चे भी काले ही होंगे। मुझे तो लग रहा है कि हमारा खानदान कहीं काले लोगों का खानदान कहलाएगा। मेघा के प्रेग्नेंट होने पर भी गौतमी मेघा से ही घर के काम करवाना नहीं छोड़ती। प्रेगनेंसी की हालत में भी मेघा को घर के सारे कामकाज करने पड़ते हैं। ये क्या? ये कपड़े तो खत्म होने वाले हैं। एक काम करती हूँ, इसे ले जाकर और कपड़े दे देती हूँ, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। अरे यो कर लो, ये ले, ये कपड़े भी धो दे। लेकिन भाभी, ये कपड़े तो मैंने कल ही धोए थे, तो ये इतनी जल्दी गंदे कैसे हो गए? अब कपड़े भी तो तूने ही धोए थे ना। जैसे तेरा रंग काला वैसे ही तेरे कपड़े भी गंदे। तेरे हाथ के धुले कपड़े कैसे साफ हो सकते हैं? इसलिए अब इसे अच्छे से धो।
अगर इस बार कपड़ों पर कोई भी दाग हुआ तो तेरी खैर नहीं। भाभी आप जानती है ना कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ऐसी हालत में मुझसे ज्यादा देर बैठा नहीं जाता है। तो मैं क्या करूं? तू तो ऐसे कह रही है कि दुनिया में एक तू ही है जो माँ बनने जा रही है। इतना कर गौतमी वहां से चली जाती है और बेचारी मेघा तकलीफ उठाकर उन सारे कपड़ों को धो देती है। गौतमी जानबूझकर उन साफ कपड़ों को गंदा करती है ताकि मेघा को और तकलीफ हो, जिससे गौतमी को खुशी मिले। ऐसे ही समय बीतता रहता है। कुछ ही महीनों में मेघा के साथ साथ गौतमी भी प्रेग्नेंट हो जाती है। गौतमी की प्रेग्नेंट होने पर सारा परिवार बहुत खुश होता है और पूरे परिवार में सबसे ज्यादा खुश मेघा होती है। प्रेगनेंसी की हालत में भी मेघा गौतमी का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, लेकिन इससे भी गौतमी के दिल पर जरा भी असर नहीं पड़ता। कुछ महीनों में मैं भी माँ बन जाऊंगी। कहीं इसके और इसके काले बच्चों का साया मेरे और मेरे बच्चों पर पड़ा तो वो भी काले हो जाएंगे। अब मैं इसके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। मुझे इस घर का बंटवारा करना होगा। गौतमी संगीता के पास जाकर घर के बंटवारे की बात करती है, जिसे सुनकर संगीता कहती है, गौतमी तू इतना अंधविश्वास कैसे कर सकती है? भला अगर मेघा और उसके होने वाले बच्चों का रंग काला है तो इससे तुझ पर और तेरे बच्चों पर क्या ही फर्क पड़ेगा? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुझ जैसी लड़की मेरे घर की बहू है। अगर तुझे बंटवारा ही करना है तो कर, लेकिन तू अकेले ही इस घर में रहेगी। मैं अपनी मेघा बहू के साथ ही रहूंगी, समझी? संगीता की बात सुनकर गौतमी बहुत खुश होती है, जिसके बाद संगीता मेघा को अपने साथ ले जाती है। बंटवारे में गौतमी को तो बड़ा सा और ऐशो आराम की चीजों से भरा हुआ घर मिलता है, लेकिन वही संगीता मेघा को एक छोटा सा मकान मिलता है, जिसमें मेघा और संगीता खुश रहती हैं। अकेले रहने की वजह से अब गौतमी को ही घर के सारे कामकाज संभालने पड़ते हैं। ओए माँ, मेरी कमर! इस पोंछे को लगाते लगाते कहीं मैं भगवान को ही प्यारी ना हो जाऊं। ऐसी हालत में तो ना ही ज्यादा देर बैठा जा रहा है और ना ही ज्यादा देर खड़ा हुआ जा रहा है। ऐसी हालत में कोई कैसे काम कर सकता है? अभी तो खाना भी बनाना बाकी है और कपड़े भी धोने हैं। सारा काम मैं अकेले कैसे करूंगी? काश माँ जी होती तो मुझे कोई भी काम करने नहीं देती। गौतमी इतना कह ही रही होती है कि तभी उसे वो सारे पल याद आ जाते हैं जब वो मेघा पर दिन रात अत्याचार करती और उससे घर के सारे काम करवाया करती। गौतमी को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगता है, इसीलिए वो संगीता और मेघा के पास जाकर उनसे माफी मांगती है। तू यहाँ पर? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुझे तो घर का बंटवारा करना था ना, और तू तो बहुत खुश भी थी। अब क्या हुआ? अब क्या लेने आई है यहाँ पर? चली जा यहाँ से। माँ जी, मेघा, आप दोनों मुझे भगवान के लिए माफ कर दीजिए। अकेले रहकर प्रेगनेंसी की हालत में जब मैंने काम किया तो मुझे एहसास हुआ कि मेघा की क्या हालत होती होगी। मेरे तो ये शुरुआती महीने हैं, लेकिन मेघा तुम तो कुछ ही समय में एक नहीं 2 बच्चों को साथ में जन्म देने वाली हो। उसके बावजूद भी मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया। माँ जी, मुझे मेरी गलती का पछतावा है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। गौतमी को रोता और अपनी गलती का पछतावा होता देख संगीता और मेघा गौतमी को माफ कर देती हैं, जिसके बाद संगीता मेघा वापस अपने घर पर चले आते हैं। कुछ ही महीनों में मेघा 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। गौतमी दोनों ही बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और अब वो सभी खुशी खुशी एक साथ रहते हैं। सुमन की आंखों में आंसू भरे होते हैं और वो अपने पिता गिरधर से बार बार एक ही बात कह रही होती है। बाबूजी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैं फौजी बनना चाहती हूँ। इस देश की सेवा करना चाहती हूँ। एक बार फिर सोच ले सुमन बेटी, ऐसे अच्छे रिश्ते हम गरीबों के घर में बार बार नहीं आते। तेरे बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरी बच्ची, तू तो जानती है, रोजी रोटी कमाने के लिए तेरे बाबूजी दिन भर सड़कों पर भूखे प्यासे रहकर रिक्शा चलाते हैं और घर का गुजारा चलना ही मुश्किल है। और फिर आज के जमाने में अच्छे घरों में बिटिया का ब्याह करना बिना दान दहेज के नहीं हो पाता। ये शादी हो जाने दे बेटी। तेरे गरीब माँ बाबूजी तेरे आगे हाथ जोड़कर विनती करते हैं। अपने माता पिता को इस कदर अपने आगे हाथ जोड़ता देखकर सुमन शादी के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद यश के साथ उसकी शादी हो जाती है। शादी की पहली रात सुमन अपने पति से कहती है, यश जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरा बचपन से सपना रहा है कि मैं फौजी बनकर देश की सेवा करूं, मगर क्या करूं, बेटी हूं ना, इसलिए फौजी बनने का सपना पूरा होते होते अधूरा रह गया। सुमन की आंखों में फौजी बनने का ख्वाब देखकर यश उसे कहता है, अपना दिल छोटा मत करो सुमन, तुम फौजी बनना चाहती हो ना,
मैं तुम्हारे और तुम्हारे सपने के बीच कभी नहीं आऊंगा। मैं कल ही माँ बाबूजी से इस बारे में बात कर लूंगा। अपने पति की इन बातों पर एक बार फिर सुमन की आंखों में फौजी बनने की टूटी बिखरी हुई उम्मीदें जुड़ जाती है, जिसके बाद सुमन फौजी की पढ़ाई करने लगती है, जिससे उसकी सास कामिनी बहुत ज्यादा चिढ़ती है और अक्सर उसे घर के कामों में उलझा कर रखती है। सुमन बहू, जब देखो तुम किताबों में लगी रहती हो। तुम इस घर की बहू हो और इस घर के लिए भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तुम्हारे रहते हुए भी मुझे इस घर का काम करना पड़े तो क्या फायदा तुम्हें इस घर में बहू बनाकर लाने का। सास की ऐसी बातें सुन सुमन अपनी किताबें बंद करके घर के कामों में लग जाती है और रात में सभी के सो जाने के बाद अपनी पढ़ाई करती है। कुछ वक्त बाद सुमन की ट्रेनिंग का लेटर आ जाता है और उसका ससुर हरिकृष्ण नम आंखों से अपनी बहू को विदाई देते हुए कहता है, जाओ सुमन बहू, और अगली बार जब लौटना तो फौजी के वर्दी में लौटना। आशीर्वाद तुम्हारे साथ है मेरा। शुक्रिया बाबूजी। बॉर्डर पर जाने के अगले दिन से ही सुमन की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। अपनी कड़ी मेहनत और जज्बे से सुमन बहुत ही कम समय में फौजी बन जाती है। अब सुमन को गए 6 महीने हो जाते हैं। उस बीच पल्लवी नाम की एक लड़की उनके पास रहने आती है। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? अपने सामने खड़े यश को देखकर पल्लवी के मन में घिनौनी सोच भर आती है। क्या स्मार्ट बंदा है, ये तो बिल्कुल मेरे टाइप का है। टॉल, हैंडसम एंड ऑल्सो सेक्सी। सुनिए, आपने बताया नहीं। जी वो एक्चुअली मैं यहाँ नहीं आई हूँ। किसी ने मुझे बताया कि आपके पास कोई रूम खाली है। इतने में कामिनी वहां आ जाती है और पल्लवी को घूरते हुए कहती है, हाँ, रूम तो खाली है, मगर उसके इंटीरियर में हमने बहुत खर्चा किया है, इसलिए उसका किराया थोड़ा महंगा है। कोई बात नहीं आंटी, चलेगा। आप मुझसे जितना कहेंगी मैं उतना रेंट देने को रेडी हूँ। इस तरह से पल्लवी कामिनी को पैसों का लालच देकर वहां रहने लगती है। मुझे इस घर में तो जगह मिल गई, अब बस मुझे यश के दिल में अपने लिए जगह बनानी होगी। किराएदार बनने के पहले दिन से ही पल्लवी कामिनी को इम्प्रेस करने लगती है और जब पल्लवी को यह पता चलता है कि यश की पत्नी फौजी है तो इस बात का भी पूरा फायदा उठाती है वो। वैसे कामिनी आंटी, नई शादी में ही आपकी बहू ने आर्मी ज्वाइन कर ली। क्या उसका इस घर के लिए और अपने पति यश के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी? ये तो यश जी इंसान इतने अच्छे हैं कि वो किसी की तरफ नजर उठाकर नहीं देखते, वरना कोई और होता तो कब का दूसरी शादी कर लेता। काश कि यश जी जैसा पति मुझे मिला होता। और फिर फौजियों के फर्ज की तो कोई सीमा और कोई बॉर्डर नहीं होता। मगर आंटी जी, आपकी उम्र की तो एक सीमा है, क्या आप यश के बच्चों को देखना नहीं चाहती? पल्लवी का ऐसा कहना कामिनी के मन में घर कर जाता है। पल्लवी, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। तुम्हें जो भी करना है, जैसे भी मेरे बेटे को रिझाओ, मगर उसे अपना बना लो। ठीक है माँ जी, अब यश को कैसे मनाना है ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अब पल्लवी यश की तन्हाई का फायदा उठाते हुए उससे नजदीकियां बढ़ाती है। यश को पल्लवी का साथ अच्छा लगने लगता है और वो भी अपनी पत्नी को भूलकर पल्लवी से दूसरी शादी करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। एक रात बॉर्डर पर सुमन अपने हेड जनरल अर्जुन को अपने पर्स में अपनी पत्नी की तस्वीर देखते हुए देखती है। क्या बात है अर्जुन सर, आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, मगर कभी कभी सोचता हूँ कि हम फौजियों की जिंदगी कितनी अजीब है ना। देश की हिफाजत के लिए घर परिवार और यहाँ तक कि अपने प्यार से भी दूर होना पड़ता है। सच कहा सर, एक फौजी को अक्सर अपने फर्ज को पहले चुनना पड़ता है। अब बीतते वक्त के साथ तीज का त्योहार आ जाता है। सुमन भूखी प्यासी रहकर अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और उसकी तस्वीर देखकर कहती है, भगवान करे इस फौजी पत्नी की उम्र भी आपको लग जाए यश जी, काश कि मैं आपके पास होती। सुमन, अभी अभी हेडलाइन से ये खबर आई है कि बॉर्डर के हालात बिल्कुल ठीक हैं, इसलिए सभी फौजियों को 1 महीने की छुट्टी दी जाती है। ये सुनकर सुमन की आंखों में खुशियों के आंसू भर आते हैं। थैंक यू सो मच सर, ये खुशखबरी मेरे लिए बहुत बड़ी है। आप सोच भी नहीं सकते कि मैं कितनी खुश हूँ। मैं आ रही हूँ यश जी, मेरा इंतजार करना। फिर सुमन बॉर्डर को विदा कहकर अपने ससुराल के लिए निकल जाती है। वहीं यश अपनी दूसरी पत्नी के लिए तीज के लिए महंगी साड़ी दिलाता है, जिसे पहनकर पल्लवी तीज की शाम रेडी होती है। तो बताओ मेरे प्यारे पतिदेव, कैसी लग रही हूँ मैं? एकदम सेक्सी और हॉट। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, बट डोंट बिहेव लाइक मूडी एंड फ्लर्टी, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखा है और जब तक मेरा व्रत नहीं खुलता
तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। अब जल्दी से ये सिंदूर मेरी मांग में भर दो। सुमन रास्ते में रुककर अपने पति यश के लिए लेवेंडर का गुलदस्ता खरीदती है। यश जी को लेवेंडर के फूल कितने पसंद है, वो ये फूल देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। घर पहुंचते पहुंचते सुमन को रात के 12 बज जाते हैं। वो फौजी बहू खुशियों और बेताबी के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़े चली जा रही थी। आज इतने महीने बाद मैं मेरे पति को देख पाऊंगी। आज हमारे बीच की ये महीनों की दूरियां मिट जाएंगी यश जी। जैसे ही सुमन दरवाजा खोलती है तो यश वहां बिस्तर पर सो रहा होता है। वो खुश होकर उसके गले लग जाती है। उस वक्त यश नींद में होता है। पल्लवी, कहाँ चली गई थी तुम? यश जी, मैं सुमन हूँ। अपनी पहली पत्नी सुमन की आवाज सुनकर यश की आंखें खुल जाती है। इतने में पल्लवी भी बाथरूम से बाहर आ जाती है। कौन है यशु? तुम कौन हो और इस तरह से मेरे पति के कमरे में क्या कर रही हो? यश तुम्हारा पति था, मगर अब वो मेरा पति है। अगर यकीन नहीं होता तो चारों तरफ नजर उठाकर दीवारों पर देख लो। जैसे ही सुमन चारों तरफ दीवारों पर देखती है तो हर जगह यश और पल्लवी की तस्वीरें लगी होती है। ये देखकर सुमन अपने बहते हुए आंसुओं को संभाल नहीं पाती। यश, तुमने मेरे होते हुए दूसरी शादी कर ली। इतना बड़ा धोखा दिया है तुमने मुझे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैंने तुमसे शादी की, तुम्हें तन मन धन से अपना पति माना और तुमने मुझे ये सिला दिया। सुमन, मेरी बात सुनो। अब कहने सुनने को रह ही क्या गया है यश? और क्या सुनूं मैं कि तुम मर्द थे, बहक गए। हर पति चाहता है कि उसकी पत्नी सीता की तरह अग्नि परीक्षा दे, मगर जब वो खुद कुछ ऐसा करता है तो उसके लिए कोई नियम क्यों नहीं? मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगी। मैं तुम सबको कोर्ट तक घसीटूंगी। ये सुनकर पल्लवी की हाथों से प्रेगनेंसी की किट छूटकर जमीन पर गिर जाती है और वो हाथ जोड़कर सुमन से कहती है, सुमन, मैं मानती हूँ कि उसने तुम्हें धोखा दिया है, मगर इस सब की सबसे बड़ी जिम्मेदार मैं हूँ। मैं यश को पाना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हारे यहाँ ना होने के कारण उसकी जिंदगी में आए खालीपन और उसकी तन्हाई का फायदा उठाया। मगर अब मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे बच्चे से उसका पिता मत छीनो। ऐसा कहते हुए पल्लवी बेहोश हो जाती है। पल्लवी, आंखें खोलो। पल्लवी, आंखें खोलो। यश पल्लवी को अस्पताल लेकर जाता है, जहां उसे ये पता चलता है कि पल्लवी और उसका बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है। अपने पति की आंखों में अपनी सौतन के लिए इतना प्यार देखकर सुमन धोखा खाने के बाद भी अपने पति यश को उसकी खुशियों के लिए छोड़ जाती है और सारी जिंदगी देश की सेवा में बिता देती है। मगर आज भी वो फौजी बहू अपनी मांग में यश के नाम का सिंदूर लगाना नहीं छोड़ती, क्योंकि एक फौजी होने के साथ उसके अंदर सुहागन होने की भावनाएं अभी भी बाकी थी।